जादुई गुलाल। होली का त्योहार आने वाला था। सभी घरों में होली की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बबलू की माँ राधा इस बार बहुत उदास थी, क्योंकि बबलू पिछले कई दिनों से बीमार था। डॉक्टर को भी दिखाया, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने पैसे नहीं थे कि महंगा इलाज करवा पाते। उसके पति को घर छोड़े कई साल बीत गए थे। बबलू ही उसका आखिरी सहारा था। कई दिनों से बबलू की तबीयत खराब होने से काम की छुट्टी कर ली थी। होली के 3 दिन पहले राधा कुछ पैसे मांगने कोठी पर गई। राधा जब गई तब बबलू को तेज बुखार था। उसने कहा था, बेटा चल डॉक्टर को दिखा लाऊं। बबलू बोला, माँ पहले पैसे तो ले आओ। बबलू अपनी खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर गली में देख रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो जमीन पर ही अपनी दुकान लगाकर बैठी थी। उसने देखा कि दुकान में रंग बिरंगे अबीर, गुलाल और पिचकारियां सजी हैं। उसने अपनी तकिया के नीचे से 10 का मुड़ा तुड़ा नोट निकाल लिया और उसे हाथों से रगड़कर सीधा किया। फिर धीरे से बिस्तर से उतरकर बाहर निकल गया और दुकान पर चला गया। उसने 10 रुपए का गुलाल खरीदा। बबलू ने गुलाल उठाकर तकिया के नीचे रख दिया। राधा जैसे ही वापस आई, बबलू ने उठकर तकिए के नीचे से गुलाल मुट्ठी में भरा और माँ के मुंह पर मल दिया। उसकी माँ उदासी में भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ये कहाँ से मिला तुझे? और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बबलू बोला, माँ सामने वाली दुकान से लाया था। अचानक बबलू का बुखार उतर गया। उसने कहा, माँ देख तो मेरा बुखार उतर गया। राधा ने उसके माथे पर हाथ लगाया तो बुखार सचमुच उतर गया था। उसने कहा, हाँ बुखार तो नहीं है, पर ये कैसे कम हुआ? बबलू ने अपने तकिया के नीचे से गुलाल निकालकर अपने मुंह पर भी मल लिया। फिर बोला, माँ देख तो मैं कैसा लग रहा हूँ? माँ हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल बंदर लग रहा है। बबलू बोला, माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है। बस तू मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मैं उस बूढ़ी अम्मा से थोड़ा सा और गुलाल लेकर आता हूँ। होली के दिन अपने दोस्तों के मुंह पर लगाऊंगा। राधा ने अपने आंचल की गांठ खोलकर बबलू को एक 10 का नोट पकड़ा दिया। बबलू तुरंत गुलाल लेने चला गया। बुढ़िया ने बबलू को देखते ही पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? बबलू बोला, बिल्कुल ठीक है अम्मा। ये लो 10 रुपए। मुझे पूरे पैसों के रंग बिरंगे गुलाल दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये गुलाल जादुई है, इसलिए तुमको दिया था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह गुलाल लेकर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ वो दुकान वाली अम्मा को कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? राधा चौंक गई। बबलू के हाथ में गुलाल के पैकेट देखते ही बोली, कौन सी दुकान, कौन सी अम्मा? बबलू ने कहा, माँ चलो तुम्हें दिखाता हूँ। जब वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर खिड़की के पास गया तो वह दुकान वहाँ नहीं थी। उसने कहा, लगता है वो कहीं और चली गई। वो कह रही थी गुलाल जादुई है, कल आएगी तो दिखाऊंगा। माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? राधा बोली, अरे बेटा अभी तो बुखार उतरा है। बबलू जिद करने लगा तो राधा बोली, अच्छा जा, पर जल्दी आ जाना। वह भागता हुआ खेलने चला गया। उसके सभी दोस्त उसको देखकर खुश हो गए और बोले, अरे बबलू तू तो एकदम ठीक लग रहा है। बबलू को भी अपने अंदर बड़ी ताकत महसूस हो रही थी। बबलू के जाने के बाद राधा खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो सोचा, आज बबलू ठीक हो गया है तो थोड़ा हलवा पूरी बना लेती हूँ। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारी पूरियाँ और हलवा बनाया। तभी उसके दरवाजे पर खट खट हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक फकीर सामने खड़ा है। फकीर ने कहा, बेटी कुछ खाने को दे दो। राधा ने फकीर को बैठा दिया और पूरियां और हलवा लेकर आई। उसको खाना देकर वहीं बैठ गई। फकीर ने बड़े प्रेम से खाना खाया और बोला, तेरा भंडार हमेशा भरा रहे बेटी, सदा खुश रहो।
फकीर के जाते ही बबलू अपने दोस्तों को लेकर आ गया। राधा ने बबलू और उसके दोस्तों को भी पूरी हलवा खिला दिया। बबलू को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कितने दिनों के बाद उसका बबलू मुस्कुरा रहा था। राधा ने भी खाना खा लिया, बबलू को अपने पास लिटा लिया और बोली, अब तो तू ठीक हो गया है, मैं कल से काम पर चली जाऊंगी। हाँ माँ, अब मैं पढ़ाई भी करूँगा। होली की छुट्टियों के बाद स्कूल जाना शुरू कर दूंगा। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने से दोनों उठकर बैठ गए। राधा ने देखा दरवाजे पर सूटेड बूटेड बबलू के पिता खड़े थे। उन्होंने कहा, हटो भी, अंदर नहीं आने दोगी क्या? राधा झट से पीछे हट गई। बबलू के पापा ने कहा, अरे मेरा बबलू इतना बड़ा हो गया, आजा बेटा मेरे गले लग जा। बबलू शर्माते हुए उठकर पिता के पास चला गया। उन्होंने बताया, मुंबई में मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है, मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। राधा ने कहा, इतने दिनों तक हमारी याद नहीं आई। तब उन्होंने कहा, मैं जब यहाँ से गया था तो मजदूरी करते समय एक इमारत से नीचे गिर गया था। बहुत दिनों तक इलाज भी हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। जिसका घर बन रहा था उसी सेठ ने मुझे बेसहारा जानकर काम दे दिया। वो मेरे काम से बहुत खुश था। अक्सर मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछताछ करता, पर मुझे कुछ याद नहीं था। कल रात को ही मुझे अचानक सब कुछ याद आ गया और मैं छुट्टी लेकर निकल गया। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। होली के बाद हम लोग जहाज में बैठकर मुंबई जाएंगे। ये देखो टिकट। बबलू सोच रहा था, उस बूढ़ी अम्मा ने सच कहा था कि ये गुलाल जादुई है। गुलाल खरीदने के बाद से ही सब कुछ कितना अच्छा हो गया। कल बूढ़ी अम्मा को बताऊंगा। दूसरे दिन जब वह खिड़की के पास गया तो देखा न वहाँ बूढ़ी अम्मा थी और न ही वहाँ गुलाल की दुकान थी। जादुई रंग। होली का त्योहार करीब आ गया था। दुकानों में पिचकारियों और रंगों की भरमार दिखाई पड़ रही थी। एक नौजवान जिसका नाम रंगीला था, वह सभी पिचकारियों और रंगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। उसकी जेब में गिने चुने पैसे थे। वह अपने आप से बातें करने लगा। चलो, अब इन रंगों और पिचकारियों को देखने से पेट नहीं भरेगा। चलो दाल रोटी का इंतजाम करते हैं। गरीब के लिए क्या दिवाली और क्या होली, अब तो सारे त्योहार एक जैसे ही लगते हैं। रंगीला ने जेब के सारे पैसों से चावल दाल खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात लाला से हो गई। क्या रे रंगीला, आजकल तू अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा है। पैसे मांगने के समय पैरों पर गिर पड़ा था, लेकिन अब लौटाने की बारी आई तो मुंह छिपा रहा है। लाला जी, बीच में मैं बीमार पड़ गया। 15 दिन तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाया। सारी कमाई धमाई ठप हो गई। फिर भी आप निश्चित रहिए, मुझे जैसे ही रुपए मिलेंगे मैं आपकी पाई पाई अदा कर दूंगा। तुम लोगों के पास जब रुपए आते हैं तब तो गुलछर्रे उड़ाने लगते हो। रुपए लौटाने की बात याद ही नहीं रहती। एक बात याद रखना, तुमने अगर जल्दी ही मेरे रुपए नहीं लौटाए तो तुम्हारी भैंस मेरे खूंटे पर बंध जाएगी। लाला जी, मैं आधे पेट खा लूंगा, लेकिन आपके रुपए अदा कर दूंगा। मौज मस्ती और गुलछर्रे तो हमारे लिए सपने जैसे हैं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है। लाला मुंह बिचकाकर आगे निकल गया और रंगीला के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह घर गया और उसने दाल चावल बनाकर खा लिया। वह कुछ देर आराम से बैठना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। कमाई करने के लिए उसके कदम घर से बाहर निकल पड़े। वह गांव के बड़े इंजीनियर साहब के पास पहुंच गया। इंजीनियर साहब नमस्कार। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। जो भी जैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। रंगीला, एक काम करो। बोलिए सरकार। रंगीला, जब से इस कमरे को मैंने गोडाउन बनाया है तब से मेरे घर में बड़ी बरकत हुई है। इसमें बहुत सारे सामान है। तुम पूरे गोडाउन की एक बार सफाई करके सारे सामान ढंग से लगा दो
मैं तुम्हारी उचित मजदूरी दे दूंगा। साहब, मैं इसकी सफाई तो कर ही दूंगा। यदि आप कहें तो सारे घर की सफाई कर दूं। आपके घर की सफाई हो जाएगी और गरीब का भला हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो पहले इसकी सफाई कर दो, फिर पूरे घर की भी सफाई कर देना। रंगीला बहुत खुश हो गया और कमर कसकर गोडाउन की सफाई में लग गया। उसने इंजीनियर साहब से पूछकर जरूरी और गैर जरूरी दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया। उसमें एक छोटे से डिब्बे में रंग मिल गया। उसने मन में सोचा कि होली पास है और यह रंग मुझे मिल जाए तो फिर क्या बात है। साहब जी, ये रंग बहुत पुराना है, इस गोडाउन में रखा हुआ था। क्या आपको इसकी जरूरत है? इस पुराने रंग का मैं क्या करूंगा? होली के लिए आज ही नया रंग लूंगा। ये रंग तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो। इंजीनियर साहब, आपकी मेहरबानी। रंगीला, यदि तुम्हें और कुछ चाहिए तो उसमें से ले सकते हो। रंगीला ने इंजीनियर साहब से पूछकर छोटी मोटी कुछ वस्तु और वह रंग का डिब्बा ले लिया। इंजीनियर साहब ने मजदूरी के कुछ रुपए भी उसे दे दिए और रंगीला खुश होकर घर की तरफ चल पड़ा। रंगीला ने घर पहुंचकर जैसे ही रंग का डिब्बा खोला, उसके अंदर सुनहरा रंग दिखाई पड़ा। अरे, ये क्या हो गया? मैंने तो जब इस डिब्बे को पहली बार खोला था तब इसमें गुलाबी रंग था। अब यह सुनहरा रंग कैसे बन गया? रंगीला ने उस डिब्बे में से एक चम्मच रंग निकालकर बाहर एक कपड़े पर अलग अलग जगह पर रख दिया और देखते ही देखते बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वे सभी रंग सोना, चांदी, हीरे मोती में बदल गए। अरे यह क्या? उनका आकार भी बढ़ता चला गया। हे भगवान, तुमने मेरी बदरंग जिंदगी में यह कैसे नए नए रंग भर दिए। मैंने तो कई सालों से होली नहीं खेली, रंग नहीं उड़ाए, लेकिन आज ऊपर वाले तूने मेरी दुनिया इतनी हसीन और रंगीन बना दी कि मैं अपने सारे दुख, दर्द और गरीबी को भूल गया। रंगीला ने कुछ सोने को बेचकर काफी रुपए इकट्ठे कर लिए। उसने अपने लिए कपड़े, सुंदर पिचकारी और रंग भी खरीदे। वहां से वह पहले लाला के यहाँ पहुंचा और उनके रुपए अदा कर दिए। लाला तो आश्चर्य से रंगीला का चेहरा देखने लगा। रंगीला के रंग ढंग बहुत बदले हुए थे। रंगीला इंजीनियर साहब के यहाँ पहुंच गया और उनसे सारी हकीकत बयान कर दी। रंगीला, मैं जानता हूँ कि वो रंग जादुई है। उसके जादू का चमत्कार मैं भी देख चुका हूँ। वही जादुई रंग मेरे पास एक दूसरे डिब्बे में भी है। तुम बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्चे इंसान हो। इसीलिए जब तुमने उस रंग की डिब्बे की मांग की तब मैं इनकार नहीं कर सका। तुम इस जादुई रंग के चमत्कार का दुरुपयोग कभी मत करना और हमेशा इसे अपने साथ ही रखना। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करना, कभी आलस मत करना और सदैव अपना हर काम ईमानदारी के साथ करना। रंगीला इंजीनियर साहब के पैरों पर गिर पड़ा। 2 दिन के बाद रंगीला बाजार से आकर जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। उसने देखा कि वह जादुई रंग का डिब्बा गायब था। रंगीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। उसने अपने पड़ोसी रघु से पूछा तो पता चला कि लाला उसके घर के आसपास मंडरा रहा था। रंगीला लाला के यहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर जब उसने लाला को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। लाला का पूरा मुंह काला हो चुका था, इतना काला कि भूत भी देखे तो डर जाए। मुझे माफ कर दे रंगीला, लालच में आकर मैंने तुम्हारे घर से रंग का डिब्बा चुराया और इस डिब्बे ने मुझे मार मार कर नचाया। इसमें से काला रंग बाहर आया और देख लो, मुझे डांबर से भी काला बनाया। या लो रंगीला, अपने रंग का डिब्बा अपने पास ही रखना। अब तो इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। मुझे मेरे लालच का फल मिल गया है। रंगीला ने अपने जादुई रंग के डिब्बे को उठाया, खोला तो फिर अंदर जादुई सुनहरा रंग
अपनी चमक बिखेर रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। रंगीला ने जादुई रंग की मदद से अपनी दुनिया संवारने के साथ साथ गांव वालों, गरीबों और जरूरतमंदों को भी बहुत मदद की। होली का त्योहार आने वाला था। गांव में होली की तैयारी होना शुरू हो गई थी। गांव में तरह तरह की पिचकारी आ गई थी और रंगों की भरमार थी। मुनिया को होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद था। मुनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी पिचकारी चाहिए। हाँ मुनिया, पिचकारी ले लेना, अभी तो होली आने में समय है। अभी तुम पिचकारी ले लोगी तो उसे तोड़ दोगी। माँ फिर आप कब दिलाओगे मुझे पिचकारी? मेरी सारी सहेलियों ने पिचकारी ले ली है। मुनिया की माँ लोगों के घरों में कपड़े धोकर पैसे कमाती है, इसलिए वे बार बार मुनिया को पिचकारी नहीं दिला सकती। इसलिए वे मुनिया को समझाती है कि हम होली के एक दिन पहले पिचकारी लेंगे। मुनिया भी अपनी माँ की बात समझ जाती है। अब वह दिन भी आ जाता है जब मुनिया और मुनिया की माँ दोनों पिचकारी लेने बाजार जाते हैं। मुनिया को वहाँ एक बहुत महंगी पिचकारी पसंद आती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण मुनिया को छोटी पिचकारी से काम चलाना पड़ता है। अब मुनिया अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए सारी तैयारी कर लेती है। इतने में उसे घर के बाहर उसकी दोस्त चिंकी खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में दोनों एक जैसी पिचकारी होती हैं। मुनिया उससे पूछती है, अरे चिंकी, ये दोनों एक जैसे पिचकारी का तुम क्या करोगी? तुमने एक जैसी पिचकारी क्यों ली है? अरे बुद्धू, मैं एक पिचकारी तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये लो। अब हम दोनों कल एक जैसी पिचकारी से होली खेलेंगे। मुनिया बहुत खुश हो जाती है। चिंकी मुनिया की बहुत अच्छी दोस्त रहती है और जो सामान चिंकी अपने लिए लेती है वैसा ही सामान वह मुनिया के लिए भी लेती है। दूसरे दिन दोनों बहुत होली खेलते हैं। होली खेलने के दूसरे दिन सबके हाथ पैरों पर रंगों का बहुत बुरा असर होता है, लेकिन चिंकी और मुनिया पर रंग कोई असर नहीं करते। तुमने देखा मुनिया, वो दुकान वाले के रंगों से सबको कितनी परेशानी हो रही है। हाँ, लेकिन चिंकी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने भी तो वहीं से रंग खरीदे थे। हाँ, दोनों को लगता है कि उनके ऊपर ऐसे ही रंगों का असर नहीं हुआ। अब दोनों उनकी पिचकारी को अगली होली के लिए संभाल कर रख देती हैं। लेकिन दिनों के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वे दोनों जब भी किसी चीज की इच्छा जाहिर करती हैं, उन्हें वह चीज मिल जाती है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मुनिया चिंकी को कहती है, चिंकी, मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं जो भी चीज मांगती हूँ वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। अगर माँ को पता लगेगा तो वो मुझे गलत समझेंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोनों बहुत सोचते हैं। तब दोनों एक साथ बोलती हैं कि होली के बाद से ऐसा हो रहा है, कहीं पिचकारी के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर दोनों मुनिया के घर जाते हैं और पिचकारी को सामने रखती हैं और उससे पूछती हैं, तुम जादुई पिचकारी हो क्या? पिचकारी से आवाज आती है, हाँ। दोनों डर जाती हैं। फिर चिंकी और मुनिया अपने घर में ये बात बताती हैं। चिंकी के पापा कहते हैं उन्होंने ये पिचकारी एक बहुत ही गरीब आदमी से खरीदी थी। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसों की बहुत जरूरत हो, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल साधारण पिचकारी है। वे लोग उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं। जब वे आदमी मिलता है तो उससे पूछते हैं कि उसने ये पिचकारी कहाँ से खरीदी, तो वह बताता है, मैं रास्ते पर भीख मांगता था, मुझे ये पिचकारी एक आदमी ने दी थी और कहा था ये बेचो, इससे कुछ पैसे कमाओ। और मैंने पिचकारी बेची और एक पिचकारी अपनी बेटी के लिए ले गया। जब से ये पिचकारी मेरे घर आई है, मेरे घर में हर समस्या खत्म हो गई है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये वाकई जादू पिचकारी है और सभी लोग वह पिचकारी को ध्यान से रख देते हैं। उसका उपयोग सब अच्छे कामों के लिए करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कभी नहीं पता चल पाता जिसने पिचकारी बेचने वाले को पिचकारी बेचने के लिए दी थी।